नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान बीजेपी के, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से मुश्किल में मोदी सरकार के, संसद सत्र के समय से पहले हुए स्थगन के, खड़गे के दबाव पे आई मायावती के। इसके साथ ही जानेंगे क्यों अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में बड़ी आम आदमी सांसद संजय सिंह की मुश्किलें, न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। आरएसएस ने भी किया जातिगत जनगणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा विकास के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। किरण देव सिंह बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष, पहली बार जगदलपुर विधानसभा का चुनाव जीते हैं किरण देव, अरुण साव की लेंगे जगह। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 359 अंकों की बढ़त के साथ 70,865 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ 21,255 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में जाकर समाप्त हुई। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि दक्षिण से उत्तर की यात्रा तो राहुल गांधी ने की, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने के लिए पूरब से पश्चिम की यात्रा भी होनी चाहिए। और अब राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तारीख तय हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ने भारत जोड़ो यात्रा पर मुहर लगा दी है। यात्रा शुरू होने की तारीख भी सामने आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 14 जनवरी से शुरू होगी। ये पहले ही साफ हो गया था कि यात्रा पूर्वोत्तर से शुरू होगी और गुजरात में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। और अब जो खबर आ रही है उसमें भी 15 मार्च को यात्रा गुजरात में पहुंचकर समाप्त होगी, यानी करीब 2 महीने की यात्रा 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पहली भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी अलग होगी। पहली यात्रा जहां राहुल गांधी ने पैदल ही पूरी की थी, तो वहीं दूसरी यात्रा में हाइब्रिड तरीका अपनाया गया है। कुछ दूर राहुल गांधी दूसरे नेताओं के साथ पैदल चलेंगे, तो कुछ दूर गाड़ियों से इसका सफर तय किया जाएगा। यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण समय की कमी को माना जा रहा है, क्योंकि 15 मार्च के करीब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और यात्रा को लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही पूरा करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। इस यात्रा की तैयारियां तो 6 महीने पहले से ही चल रही थी। 1 सितंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यह कहा था कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है और अब प्लान तैयार हो चुका है। इस बार यात्रा में राहुल गांधी सबसे ज्यादा वक्त यूपी और गुजरात को देंगे। कांग्रेस का प्लान है कि इन दोनों राज्यों में राहुल कम से कम 4 सप्ताह गुजारें। यात्रा गुजरात में करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करेगी, तो राजस्थान में 300 किलोमीटर, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों से ये यात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो विपक्ष ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी मिमिक्री मसले पर विपक्ष को घेर रही है, वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी को मिमिक्री आर्टिस्ट से नवाजा है, जिससे बीजेपी मिमिक्री मसले पर पूरी तरह से घिर चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बुरी तरह से घिरी दिखाई दे रही है। वैसे उसकी ओर से उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो संसद में विपक्षी नेताओं की मिमिक्री कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें, लेकिन सरकार की ओर से संसद में कोई जवाब नहीं दिया गया। उल्टा सवाल करने वाले 146 सांसदों को जरूर निलंबित कर दिया गया। पीएम वाराणसी, अहमदाबाद जा रहे हैं, वो हर जगह बोल रहे हैं
संसद में सुरक्षा चूक पर नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद के सिक्योरिटी लैब्स पर कुछ नहीं कहा। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार सदन नहीं चलने देना चाह रही है, विपक्ष की आवाज दबा रही है। संसद में बोलना हमारा अधिकार है। सभापति मामले को जातिगत रंग दे रहे हैं। वहीं 21 दिसंबर को लोकसभा से 3 और सांसदों को निलंबित किया गया। अब तक 146 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें 100 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के हैं। इन सांसदों के संसद में दाखिल होने पर रोक है। विपक्ष का आरोप है कि सांसदों को सस्पेंड करके बीजेपी सभी बिल बिना बहस के पास कराना चाहती है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 22 दिसंबर को देश भर में इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। संसद से सड़क तक विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। इधर संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज लोकसभा में पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल भी पास करा लिए। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में आज भी सरकार एक के बाद एक बिल लेकर आई, चर्चा कराई और पास करा लिए। विपक्ष के सदस्य संसद में मौजूद नहीं थे, इसलिए बिल पर सवाल भी नहीं उठे और जो सदस्य मौजूद थे उन पर आज भी निलंबन की कार्रवाई हुई। लोकसभा में कांग्रेस के 3 सदस्य दीपक बैज, डीके सुरेश और नकुलनाथ को निलंबित कर दिया गया और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले बिल को लोकसभा से पास करा लिया। राज्यसभा से ये बिल 12 दिसंबर को पास हुआ था। कानून बनने के बाद ये चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह ले लेगा। तो दूसरी ओर राज्यसभा से भी टेली कम्युनिकेशन बिल के साथ 3 आपराधिक बिलों को भी पास करा लिया गया। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो बिल दोनों सदनों से पास हुए हैं उन्हें राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। वैसे तो शीतकालीन सत्र 2022 तक चलना था, लेकिन बिना विपक्षी दलों के चल रही संसद में सरकार ने जल्दी बिल पास करा लिए, इसलिए संसद की कार्रवाई एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन की कार्रवाई 61 घंटे 50 मिनट चली। वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद लोकसभा से 18 विधेयक पास हुए तो शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इधर मायावती ने भी विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती काफी दबाव में नजर आ रही हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने अखिलेश के इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात पर पलटवार किया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भविष्य में देश के हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या है उनके इस बयान के सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी से लेकर मायावती भी परेशान नजर आ रही हैं। मायावती के सुर इंडिया गठबंधन को लेकर काफी बदले नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने संसद से निलंबित सांसदों के मामले को लेकर मीडिया से बात की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। तो क्या कहा मायावती ने, देखते हैं इस वीडियो में। के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला। अब मायावती के इसी बयान को लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में ये कयास लग रहे हैं कि आने वाले वक्त में मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उनको लेकर बयानबाजी करने से बाज आने को कहा है। अगर मायावती इंडिया में शामिल होती हैं तो इससे यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। मायावती के तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर बीजेपी सांसद ने भी अपनी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया है कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब बेची जाएगी। बीजेपी सरकार की सस्ती शराब के फरमान पर भड़के वरुण गांधी ने योगी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। तो क्या कहा है वरुण गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई। इस बार आबकारी विभाग को 50,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। इतना ही नहीं, यूपी में अब हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर
प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत ये अनुमति दी है। कैबिनेट बैठक में हुए इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खुद की सरकार पर सवाल उठाए हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार के आदेश पर सवाल उठाया है। रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है। वरुण गांधी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। शराब का नकारात्मक असर शराब से अधिक उनके परिवार पर पड़ता है, महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? इससे पहले अखिलेश यादव भी योगी सरकार के इस फरमान पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्या अब बीजेपी सरकार के पास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए यही रास्ता बचा है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश में लाखों करोड़ों के निवेश का जो दावा किया गया वो झूठा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले कई मौकों पर वरुण गांधी खुद की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी वरुण के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। वरुण गांधी ने लंबे वक्त से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इधर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोदी और शाह ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। इस बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल पर मोहर लगनी तय मानी जा रही है। वहीं खबरों की माने तो इस बार शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली में हैं। अपने साथ मंत्रियों की लिस्ट लेकर आए हैं। दूसरी ओर एक लिस्ट हाईकमान के पास भी तैयार है। मंत्रियों के नामों का ये खेल 13 दिसंबर से ही चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कई सीनियर विधायक मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोहन यादव के मंत्रिमंडल में वो दूसरे या तीसरे नंबर के मंत्री नहीं होंगे, बल्कि चौथे पायदान पर होंगे, क्योंकि सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम पहले ही बनाए जा चुके हैं। वैसे कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जैसे दिग्गज नेता जरूर मंत्री पद की शपथ के लिए नए कुर्ते सिलवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक कितने लोगों को मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दावा यहाँ तक हो रहा है कि हाईकमान और मोहन यादव दोनों ही शिवराज समर्थकों को मंत्रिमंडल से दूर ही रखने की तैयारी में हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 शिवराज समर्थक मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज को सिर्फ मंत्रिमंडल से ही दूर रखने की तैयारी नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश से भी दूर करने की तैयारी हो रही है और ये बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी दिखाई दिया। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हुए। उन्हें बुलाया भी गया था या नहीं ये भी साफ नहीं है। मोहन यादव की सरकार शिवराज की परेशानी बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहना का दांव चलते हुए ऐलान कर दिया कि इसे सरकार बंद नहीं करेगी, जबकि अभी तक मोहन यादव ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। शिवराज सिंह चौहान को मोदी शाह ने दिया एक और झटका। इधर महिला पहलवानों को भी बड़ा झटका लगा है। महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने तक सड़क पर प्रदर्शन किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे ये लगता है कि महिला पहलवानों के प्रदर्शन का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दबदबा है, दबदबा रहेगा। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में जब संजय कुमार सिंह को जीत मिली तो बृजभूषण सिंह का खेमा कुछ ऐसे ही पोस्टर लहराता नजर आया। WFI के अध्यक्ष पद से बृजभूषण सिंह की भले ही विदाई हो गई हो, मगर कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद अभी भी उनके खेमे में है। 21 दिसंबर को हुए WFI के चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय कुमार सिंह को जीत मिली है। संजय सिंह का मुकाबला कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी अनीता श्योरान से था। अनीता श्योरान महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन भी था, लेकिन चुनाव में राज्य कुश्ती फेडरेशन का समर्थन उन्हें नहीं मिल पाया। वैसे बृजभूषण तो पहले से ही दावा कर रहे थे कि चुनाव संजय सिंह ही जीतेंगे, कोई कुछ भी कर ले, और बृजभूषण की ये बात सच भी साबित हो गई। और जैसे ही संजय सिंह के चुनाव जीतने का ऐलान हुआ, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। साक्षी ने कहा कि अगर बृजभूषण जैसे लोगों के हाथ में कुश्ती का भविष्य है तो फिर हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। WFI के अध्यक्ष पद पर पिछले 12 साल से बृजभूषण सिंह थे। साल 2011 से लगातार 3 बार वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस साल की शुरुआत में महिला कुश्ती पहलवानों ने उनके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था।
महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब बृजभूषण के करीबी का चुनाव जीतना इन पहलवानों के लिए झटका माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जुमला दर जुमला 2014 के बाद बीजेपी का नया जुमला आ गया है। अपने घोषणा पत्र में और भाषणों में मंच से बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान में 450 रुपये का गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे थे। अब वही अपने वादों से मुकर गए हैं। चलिए, जब वादों से ही काम चल जाता है तो वादे पूरे करने की ज़रूरत ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।